हेलो नमस्कार दोस्तों, ताज कैरियर अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे विज्ञान की शाखाओं के बारे में, यानी हमारी जो साइंस है उस साइंस का कैसे कैसे कौन कौन सी ब्रांच है और किस ब्रांच में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। आज हम इस विज्ञान की क्लास में इन सारी चीज़ों को जानेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं विज्ञान। यानी विज्ञान को हम इंग्लिश में कहते हैं साइंस। विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं साइंस। तो देखिए ध्यान से सुनिए सभी। तो जो साइंस हमारा जो शब्द है जो साइंटिया से बना हुआ है, साइंटिया यानी यूनानी लैंग्वेज है कि यूनानी लैंग्वेज, उसका एक शब्द है साइंटिया, उससे बना है हमारा साइंस। और साइंस का अर्थ होता है, यानी जो साइंटिया शब्द है इसका अर्थ होता है टू नो, और इसका अर्थ होता है जानना, यानी टू नो का मतलब होता है जानना, यानी किसी वस्तु पदार्थ या किसी के क्रमबद्ध अध्ययन को या उसके बारे में जानना, उसी को हम कहते हैं विज्ञान। जैसे अभी हमारे जो है विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए विज्ञान की मुख्यतः तीन शाखाएं होती हैं। आज उनका हम वर्गीकरण करेंगे। पहली वाली जो हमारी ब्रांच है इसको बोलते हैं हम प्राकृतिक विज्ञान। यानी नेचुरल साइंस। दूसरी वाली जो साइंस है या साइंस की जो शाखा है, ब्रांच है, उसके बारे में उसको जानेंगे। उसे कहते हैं हम भूगर्भिक विज्ञान। यानी जियोलॉजिकल साइंस, जियोलॉजिकल साइंस। और जो हमारी अगली वाली जो शाखा है, ब्रांच है, उसको कहते हैं हम खगोलीय विज्ञान। खगोलीय विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी साइंस या एस्ट्रोनॉमी। यानी हमारी जो नेचुरल साइंस है प्रकृति विज्ञान, अगली वाली भूगर्भ विज्ञान यानी जियोलॉजिकल, और खगोलीय विज्ञान एस्ट्रोनॉमिकल या एस्ट्रोनॉमी। ध्यान से सुनेंगे सभी। ये हमारी पृथ्वी है यानी अर्थ। तो इस पृथ्वी के जो ऊपर जो अंतरिक्ष है, पृथ्वी के जो बाहर जो इसमें जो 5 परतें हैं, उन 5 परतों के बाद में जो अंतरिक्ष स्टार्ट होता है, तो उस अंतरिक्ष के अध्ययन को कहते हैं हम खगोलीय विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी। इस पृथ्वी पर जितनी भी समस्त चीजें पाई जाती हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पहाड़ पर्वत, आज सभी के अध्ययन को कहते हैं हम प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस। और इस पृथ्वी के पृथ्वी के अंदर जो सेल है, जिन्हें आग्नेय सेल, आंतरिक सेल या आंतरिक चट्टानें कहते हैं, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, इन सभी के गठन है, इन सभी के क्रमबद्ध अध्ययन को हम कहते हैं भूगर्भिक विज्ञान। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे नेचुरल साइंस। यानी प्राकृतिक विज्ञान। देखिए हमारी जो नेचुरल साइंस है, प्राकृतिक विज्ञान है, उसकी मुख्यतः 2 शाखाएं। इधर नंबर 1 आ जाती है हमारी जीव विज्ञान, और इधर नंबर अगले तरह है भौतिकी। इसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल साइंस।
और उसको कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस या बायोलॉजी। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी और फिजिकल भौतिकी यानी भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान ओनली भौतिकी। अभी हम बात करते हैं जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान में किन के सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, क्या क्या होता है, जीव विज्ञान होती क्या है, कैसे पढ़ते हैं, इन सारी चीजों की। तो जीव विज्ञान में हमारे जीव विज्ञान दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। एक पार्ट है हमारा जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, और एक पार्ट है हमारा वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। वनस्पति विज्ञान, बॉटनी और जूलॉजी, दोनों में ध्यान से सुनेंगे। अभी ये बहुत बड़े दार्शनिक थे अरस्तु। एक बहुत बड़े दार्शनिक थे अरस्तु। अरस्तु ने क्या किया था कि जो अभी हम जो विज्ञान पढ़ते हैं या जीव विज्ञान जो पढ़ रहे हैं वो एक संयुक्त, उससे पहले सारी जितनी विज्ञान थी उस एक संयुक्त एक समूह था उनका, यानी एक प्रॉपर तरीके से वो विज्ञान के अलग अलग ब्रांचेज में बटी नहीं थी, एक पूरा समूह था। तो जो जीव विज्ञान अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, जीव विज्ञान के बारे में जानकारी कर रहे हैं, वो जीव विज्ञान अरस्तु ने, यानी जो अरस्तु जी थे, अरस्तु जी जो थे उन्होंने जीव विज्ञान को एक अलग से शाखा के रूप में विकसित किया। यानी अरस्तु जी ने जीव विज्ञान को एक अलग से शाखा के रूप में विकसित किया। इसी वजह से हम जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहते हैं। यानी जीव विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? जीव विज्ञान का पिता अरस्तु। जीव विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? अरस्तु को। क्यों कहते हैं? क्योंकि जीव विज्ञान को यानी बायोलॉजी को अरस्तु ने विज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित किया था। इसी वजह से हम जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहते हैं। अब विज्ञान के बाद इस विज्ञान में जितने भी समस्त पृथ्वी पर जीव होते हैं उन सभी को एक जो अध्ययन होता है उसी को हम जीव विज्ञान कहते हैं। अब यहां से स्थिति बनी कि अब जीव भी दो तरह के होते हैं, एक होता है वनस्पति, एक होता है जंतु। यानी कि ऐसे जीव जो एक जगह से दूसरी जगह अपना गमन करते हैं उन्हें जंतु कहते हैं। जो एक ही जगह पर रहकर अपने में बढ़ोतरी करते हैं उन्हें हम वनस्पति कहते हैं। वनस्पति जो है पूरी तरह से उत्पादक होते हैं, वे दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और जितने भी जंतु हैं वो सब जो है उत्पादकों यानी वनस्पतियों पर आश्रित होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं जंतु विज्ञान की। जंतु विज्ञान का पिता भी हम किसको कहते हैं? अरस्तु को। जंतु विज्ञान का पिता भी अरस्तु को ही कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने जीव विज्ञान में से लगभग 500 प्रकार के जीवों का एक अध्ययन किया और उनको एक सूचीबद्ध किया था। इसी वजह से जंतु विज्ञान का पिता भी किसको कहते हैं? हम अरस्तु को कहते हैं। अब कुछ समय बाद अरस्तु जी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उनका एक शिष्य था, यानी अरस्तु जी का एक शिष्य था थियोफ्रेस्टस। उनका जो शिष्य था अरस्तु जी का, तो उनके कंधों पर ये सारी जिम्मेदारी आ गई जो अरस्तु जी ने अब तक यहाँ तक लेके आए थे। अब अरस्तु जी का जो काम जो अधर पर छोड़ गए थे उस काम की जिम्मेदारी लेते हुए थियोफ्रेस्टस ने उस काम की जिम्मेदारी ली, उस कार्य को आगे बढ़ाया। उसी क्रम में जंतु विज्ञान एक अलग शाखा के रूप में विकसित हो गई थी जिसके पिता हम अरस्तु को कहते हैं। और जीव विज्ञान को पूरी विज्ञान में से अलग एक ब्रांच के रूप में किसने विकसित किया था? अरस्तु ने, जिसे हम जीव विज्ञान का पिता भी यानी बायोलॉजी का फादर ऑफ बायोलॉजी किसे ही कहते हैं? अरस्तु जी को कहते हैं। अब उनके शिष्य हुए थियोफ्रेस्टस। उन्होंने लगभग 498 एप्रोक्स 500 मान के चलते हैं 500 प्रकार की वनस्पतियों का एक क्रमबद्ध अध्ययन किया और उनको एक सूचीबद्ध किया। और उन्होंने अपनी एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है थियोफ्रेस्टस जी ने अपनी एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है हिस्टोरिका प्लेसेंटिया। हिस्टोरिका प्लेसेंटिया में 500 प्रकार के वनस्पतियों का अध्ययन किया और उन्हें सूचीबद्ध किया। इसी वजह से हम वनस्पति विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? थियोफ्रेस्टस।
थियोफ्रास्टस। इनकी एक बुक थी हिस्टोरिका प्लेसेंटिया। हिस्टोरिका प्लेसेंटिया नामक पुस्तक में थियोफ्रास्टस ने 500 प्रकार के वनस्पतियों का अध्ययन किया और उन्हें एक सूचीबद्ध किया। इसी वजह से वनस्पति विज्ञान का पितामह कहते हैं थियोफ्रास्टस को। और उनके गुरु जो थे अरस्तु, या उनके जो गुरु अरस्तु थे, उनको हम बायोलॉजी का पिता कहते हैं। बायोलॉजी को एक अलग शाखा के रूप में विकसित किया, जो उसमें जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों अलग अलग विकसित हुई। और जो हमारी जंतु विज्ञान थी उसके पिता भी अरस्तु को ही कहते हैं। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उनके शिष्य थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिका प्लेसेंटिया, जिसमें उन्होंने 500 प्रकार के लगभग 500 प्रकार के वनस्पतियों का अध्ययन किया और उसमें एक नोट किया था। इसी वजह से हम थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहते हैं। अब दूसरी तरफ चलते हैं भौतिकी की तरफ, जो हमारी बायोलॉजी हुई। भौतिकी यानी फिजिकल जो साइंस है वो हमारे दो डिवाइड में बटी हुई। एक तरफ आ जाती है हमारी फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, और दूसरी तरफ आ जाती है हमारी रसायन केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। अब जो फिजिक्स थी, इस फिजिक्स में देखो, फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण का नियम है, बहुत सारी चीजें हैं, अणु परमाणु, ये सारे दोनों को संयुक्त रूप से, इनको हम संयुक्त रूप से भौतिकी कहते हैं। लेकिन भौतिकी विज्ञान का जो पिता थे, जिनको हम कहते हैं न्यूटन। अब न्यूटन को क्यों कहते हैं? न्यूटन ने अपने अलग अलग नियम दिए, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। इन नियमों को उनमें से एक महत्वपूर्ण, इन नियमों के अलावा एक और भी नियम दिया था, जिसको हम कहते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। गुरुत्वाकर्षण नियम यानी जब न्यूटन जी जो थे वो एक आम के वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठे थे, और उन्हें ऐसा जब बैठे थे, अपने कुछ अध्ययन किया था, उस अध्ययन के बारे में सोच रहे कि कैसे वो कार्य, मतलब कैसे उनके जो दिमाग में चल रही थी ये बात, उसी के बारे में सोच रहे थे। अब जिस पेड़ के नीचे बैठे थे वो आम का पेड़ था, या सेब का, कोई मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आम या सेब में से कोई जो पेड़ था उसमें से अचानक से फल गिरा, और फल उनके सामने आकर के गिरा। जब उन्हें उस फल को देख करके ये लगा कि ये फल पेड़ से नीचे ही क्यों गिरा, या पेड़ से नीचे क्यों गिरा, पेड़ से ऊपर क्यों नहीं गिरा। इन चीजों को देखते हुए उनके दिमाग में एक विचार विकसित हुए कि पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसी कोई पावर है, ऐसी कोई शक्ति है जो प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। अब इन सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने कई सारे प्रैक्टिकल किए, प्रैक्टिस की, और उन्होंने लास्ट में आकर के ये सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी के अंदर एक बल है जिसे हम ग्रेविटेशन फोर्स या फिर गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। प्रत्येक वस्तु को जो है पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपने केंद्र की ओर आकर्षित या खींचती है। इसी न्यूटन ने यही सिद्धांत दिया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसी वजह से हम न्यूटन को भौतिक विज्ञान का पिता कहते हैं। केमिस्ट्री में जितनी भी रासायनिक चीजें, यानी पृथ्वी पर जितनी भी समस्त चीजें हैं वो सब केमिकलों या फिर रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा बनी हुई है। जैसे पानी की हम बात कर रहे हैं, H2O होता है, यानी डबल हाइड्रोजन और सिंगल ऑक्सीजन मिलकर हमारा ऑक्सीजन यानी पानी बनाते हैं। ऐसी तरह से जितनी भी समस्त पृथ्वी पर चीजें हैं सबकी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा उत्पत्ति होती है। केमिस्ट्री के बारे में भी अलग जानकारी है, उसको भी हम अभी शेयर करेंगे आपके साथ। अब हम बात करते हैं कि ये सारी चीजें एक दूसरे से जोड़टेड किस तरह से, यानी अभी हम पढ़ेंगे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इससे पहले जो हमारी समाज शास्त्र है, सामाजिक विज्ञान है, ये सारी चीजें किस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट है। तो आज हम इसी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पृथ्वी पर सबसे पहले ये हमारी पृथ्वी है। अब करोड़ों अरबों वर्ष पहले बताया जाता है कि एक बिग बैंग नाम का बहुत बड़ा सिद्धांत या विस्फोट हुआ था, महाविस्फोट हुआ था। उस महाविस्फोट से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है।
महाविस्फोट का निर्माण हुआ है। फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर जो बारिश हुई, बारिश के कारण महासागर बने, महासागरों के बाद में फिर जो ऊंचे उठे हुए स्थान थे वहां पर जो महाद्वीप बने। और आज धीरे धीरे आज जो आज की जो पृथ्वी आपके सामने दिख रही है नीली या ब्लू ग्रह कहते हैं, वो आज ऐसी स्थिति में है। तो हम आज जानेंगे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो उससे पहले हम समझते हैं, देखिए ध्यान से समझेंगे। पहले जो है एक जॉन डॉल्टन नाम के एक भौतिकी थे। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि जितनी भी समस्त चीजें हों, सब में जो सबसे छोटा कण होता है उसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु यानी कि जितनी भी समस्त चीजें हैं उन सब में जो सबसे छोटा कण है वो हमारा परमाणु होता है। कुछ समय बीतता गया, समय बीतने के बाद में कुछ नए वैज्ञानिक आए जिनमें नाम रदरफोर्ड, चैडविक, आदि थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। उन्होंने ये सिद्धांत दिए कि परमाणु के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। और उन्होंने बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु की कक्षा में होते हैं, मतलब उसके केंद्र में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसकी कक्षा में घूमते रहते हैं। उस पर ऋणावेश होता है, उस पर ऋणावेश होता है। इस परिकल्पना को जो डॉल्टन ने दी थी उसको गलत सिद्ध करते हुए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल उन्होंने अपने परमाणु मॉडल दिए और उनकी इस कल्पना को गलत कर दिया। अब यहीं से हम आगे तरफ चलते हैं। परमाणु, अब कई सारे परमाणु मिलने के बाद हमारे बने थे यौगिक। कई सारे परमाणुओं को मिलने के बाद यौगिक बने। यौगिकों के मिलने के बाद में अणु, एक सेकंड, कई सारे परमाणु मिलने के बाद में अणु बने, और कई सारे अणु मिलने के बाद यौगिक बने। और इन यौगिकों में रासायनिक अभिक्रिया हुई। और जैसे पृथ्वी पर जो पानी है, स्टार्टिंग में जो पानी था, तो पानी प्लस जमीन के अंदर जो खनिज तत्व थे उनके एक दूसरे के रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद में धीरे धीरे चल के हमारा क्या होगा, कोशिका का निर्माण होगा। कोशिका यानी सेल, जिसे हम जीवन की उत्पत्ति कहते हैं। जीवन की उत्पत्ति यानी कोशिका का निर्माण होगा, जिसे हम जीवन की उत्पत्ति कहते हैं। ये सारी चीजें को हम जो है फिजिक्स में पढ़ते हैं। और कोशिका यानी सेल है, जिसे जीवन की उत्पत्ति कहते हैं, यानी जिस जगह सेल पाई जाती है वहां पर जो है जीवन संभव है या जीवन होता है। तो सेल, ऐसा बताया जाता है कि सबसे पहले जीव की उत्पत्ति समुद्र में हुई थी, यानी पानी में हुई थी। पानी के बाद में फिर धीरे धीरे करके जमीन पर हुई, यानी कि महाद्वीप पर हुई। और आज की जो प्रजातियां आप लोगों के सामने जितनी भी प्रजातियां वो सब यहीं से विकसित हुई है। अब देखेंगे ध्यान से सेल। अब कोशिका के मिलने के बाद कई सारी कोशिकाओं ने मिलकर के एक ऊतक का निर्माण किया, जिसे हम इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? कई सारे कोशिकाओं ने मिलकर के ऊतक का निर्माण किया। और ऊतकों से मिलकर के हमारे ऑर्गन मिले, ऑर्गन यानी अंग। और कई सारे अंगों से मिलकर के हमारी बॉडी बनती है, जिसे हम शरीर कहते हैं। यहां से लेकर के यहां तक जितनी भी चीजें वो सारे के सारे हम किसमें पढ़ते हैं? बायोलॉजी में पढ़ते हैं। और यौगिक, कंपाउंड, मिश्रण, रासायनिक अभिक्रियाएं, ये सारी चीजें केमिस्ट्री में आ जाती है, यौगिक से संबंधित। आप लोगों की इतनी बात समझ में आई होगी। अब मनुष्य यानी कि मनुष्य का निर्माण होगा। मनुष्य के निर्माण के बाद मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसे समाज में रहने के लिए, अपनी सभ्यताओं को सीखने के लिए, अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए उसे सामाजिक विज्ञान भी
पढ़नी पड़ती है, पढ़नी होती है। समाज एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है तो उसको सारी सामाजिक जो प्रकृतियाँ होती हैं, समाज की जो नीतियाँ हैं, समाज में किस तरह से विकास की लाया जा सकता है, इन सारी नीतियों को समाज में रह करके सीखना पड़ता है। तो यहीं से हमारी सामाजिक विज्ञान स्टार्ट हो जाती है। जैसे पॉलिटी राजनीतिक व्यवस्था होती है। पॉलिटी में भी क्या है, मनुष्य एक सामाजिक है तो मनुष्य को राजनीति से संबंधित अपने हक की लड़ाई के संबंधित राजनीति पढ़ाई जाती है। ये सारी चीज़ स्टार्टिंग यहीं से होती है और लास्ट में आकर के आगे के वाले क्रम में ऐसे ही चलती रहती है। अब हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा फिजिक्स। कितना टाइम हो देगी? 6:32। जामा देख के मुझे वीडियो बनेगी 20 मिनट 21 की। बहुत शांत। भौतिक विज्ञान। अभी हम कल से जो हमारी क्लास चलेगी वो भौतिक विज्ञान है, क्योंकि जिसमें हम लेक्चर 1 जो होगा वो प्रकाश से स्टार्ट होगा। प्रकाश यानी लाइट से चलेंगे हम। लाइट में क्या क्या होता है, प्रकाश की किरणें किस तरह से होती हैं, इन सारी चीजों के अगले लेक्चर में हम फिजिक्स पे स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 1 से प्रकाश यानी लाइट, इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे अगली क्लास में। और बाकायदा धमाकेदार क्लास होगी। आप सभी लोग इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो काफ़ी मेहनत के बारे में जितना भी मैंने सारा आपको बताया है तो उसमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप लोग प्लीज़ एक बार लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।